हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान में सिंधु सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों की है वो चर्चा की। आज हम सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पक्ष है वो सोशल लाइफ के विषय में वो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। लेकिन फिर भी जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं उनके विश्लेषण के आधार पर है वो विद्वान ये बताने का प्रयास करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से रहा होगा। तो सिंधु सभ्यता के जो मोनूमेंट्स है, ये नगर नियोजन के विषय में हमने अध्ययन किया, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो सोशल लाइफ है उसमें सोशल डिफरेंसेस थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो साधारणतः हमने देखा कि दो भागों में विभाजित था। एक तो पश्चिम की दुर्गीकृत बस्ती थी जिसको सिटिडल कहा जाता था, और एक लो टाउन था जिसका पूर्व की निचली बस्ती थी। दो भागों में सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन विभाजित था। तो इन दो भागों के अलावा अपवाद स्वरूप है वो धोलावीरा के अंदर 3 भाग और लोथल के अंदर 1 भाग मिलता है, लेकिन सामान्यतः सिंधु सभ्यता की जितनी भी बस्तियाँ हैं उसका नगर नियोजन 2 भागों में डिवाइड था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिटिडल जो एरिया है उसमें सम्राट वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, या प्रशासनिक जो कार्य करने वाले लोग हैं, कर्मचारी वगैरह हैं वो, या शासक वर्ग के लोग हैं वो सिटिडल एरिया के अंदर रहते थे, और जो साधारण लोग थे वो एक तरीके से लोअर एरिया के अंदर रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि नगर नियोजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर सोशल डिफरेंसेस था, एक समाज के अंदर सोशल डिफरेंसेस है वो था। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता की जो विरल्स हमें विभिन्न प्रकार की जो कब्रें देखते हैं विभिन्न स्थानों पर जो मिली हैं, उसमें उन कब्रों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक प्रकार से है वो सोशल डिफरेंसेस था, क्योंकि कुछ कब्रों के अंदर वो साधारण पोट्री मिलती है, और कुछ 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 जो कब्रें हैं उसके अंदर प्रीशियस पोट्री के साथ, अच्छी पोट्री के साथ है वो ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, और कुछ के अंदर लोकल जो सामग्री है वो मिलती है, और कुछ कब्रों के अंदर है वो बाहर से आयात की गई सामग्री मिलती है, अच्छे किस्म के आभूषण मिलते हैं, अच्छे किस्म के बीड्स मिलते हैं। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता उन कब्रों के आधार पर है, उन कब्रों के में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सामग्री मिलती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है उसमें सोशल डिफरेंसेज है वो विद्यमान था। हालांकि क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो 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 नगरीय सभ्यता है उस नगरीय सभ्यता के अंदर सोशल डिफरेंसेज होना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि अतिरिक्त उत्पादन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो समाज का जो एक वर्ग है वो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अंदर है वो लगा रहता है, और जो समाज का जो प्रभावशाली वर्ग है वो उस उत्पादन के जो बहुत बड़ा हिस्सा है उस पर अधिकार करने का प्रयास करता है, उससे कि सोशल डिफरेंसेज होना स्वाभाविक है। और सिंधु सभ्यता के अंदर भी सोशल डिफरेंसेज है वो हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की जहाँ तक हम समाज की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो कई भागों में विभाजित था, जिसमें हम शासक वर्ग या कुलीन वर्ग कह सकते हैं, व्यापारी वर्ग है जो समाज के अंदर व्यापारी वर्ग का है वो महत्वपूर्ण स्थान था, और शिल्पी और कारीगर है जिसके अंदर कुंभकार है, जो राजगीर है, बढ़ई है, सुनार है, दस्तकार है, जुलाय है, ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले, मोहर बनाने वाले आदि विभिन्न प्रकार के जो शिल्पी वर्ग है या जो औद्योगिक शिल्प के अंदर लगे हुए थे उनका एक अलग से वर्ग रहा होगा। योद्धा वर्ग है, और जो कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, दास वर्ग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो अनेक वर्गों के अंदर है, अनेक वर्गों के अंदर है वो विभाजित था। समाज के अंदर विविधता हमें देखने को मिलती है, और क्योंकि इसका प्रमाण हमें ये भी है क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा नामक जो स्थल है वहाँ पे हमें है वो जो श्रमिक आवास मिलते हैं। हड़प्पा नामक जो स्थान है वहाँ पे हमें जो श्रमिक आवास मिलते हैं उसमें 15 छोटे छोटे जो 2-2 कमरे के जो आवास एक ही पंक्ति के अंदर मिलते हैं, इनका अनुमान श्रमिक आवास से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार चनुदुड़ो है उसके अंदर भी श्रमिक आवासों की एक बस्ती मिलती है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो उसमें विविधता लिए हुए था, उसमें सोशल डिफरेंसेस था। और सिंधु सभ्यता का जहाँ तक हम समाज की बात करें कि समाज की इकाई परिवार ही थी, और परिवार है को हम मेटरनल सोसाइटी कह सकते हैं, इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि जो मोहरों पर ज़्यादातर जो अंकन मिलता है नारी का अंकन मिलता है, विभिन्न मुद्राओं में अंकन मिलता है, पुरुषों का अंकन कम मिलता है, नारी का अंकन ज़्यादा मिलता है। तो मोहरों पर नारी के अंकन के आधार पर है वो ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मेटरनल रहा होगा, क्योंकि जो द्रविड़ समाज है उसकी विशेषता मेटरनल सोसाइटी है वो देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है उसमें विविध वर्गों का है, विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं उनका जो अस्तित्व है वो हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ तक सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं
उनकी उनकी में इनमें जो महिलाओं की स्थिति की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोहरों पर जो नारी का जो प्रभुत्व मात्रा में अंकल मिलता है और खुदाई के अंदर भी भारी संख्या के अंदर है वो हमें नारी मूर्ति मिलती है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि समकालीन जो सभ्यता है जिसमें क्रीट जैसी सभ्यता है वहाँ पर भी मात्र सत्तात्मक समाज का प्रचलन था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर मात्र सत्तात्मक समाज था, इसका मतलब समाज के अंदर है वो स्त्रियों की स्थिति है वो अच्छी रही होगी। जहाँ तक सिंधु सभ्यता के लोगों का जो वेशभूषा का प्रश्न है, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ मिलती हैं स्त्रियों की और पुरुषों की है और मोहरों पर जो अंकन मिलता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उसमें जो 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 एक प्रकार से जो पुरुष महिलाएं हैं उनका जो ऊपरी भाग है वो एक तरह से तो क्या है कि जो मूर्तियां उनके शरीर का ऊपरी भाग है वो वस्त्रहीन प्रतीत होता है और नीचे का भाग है वो घुटनों तक कुछ वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। इसका हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में घाघरा जैसी या मिनी स्कर्ट जैसी परिधान है उसका प्रचलन था। इसका मतलब सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो काफ़ी मॉडर्न थे और स्त्रियों को काफ़ी स्वतंत्रता थी और स्त्रियां अपने जो 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 सिर पर है वो एक विशेष प्रकार का जो मुकुट जैसे एक तरह से वस्त्र है वो धारण किए प्रतीत होते हैं। पुरुष मूर्तियाँ ज़्यादातर नग्न प्रतीत होती है, लेकिन कुछ में एक पतला वस्त्र पहना हुआ दिखाया गया है और कुछ वस्त्रों के अंदर सालौडे हुए दिखाया गया और कुछ के अंदर है वो एक पाजामा पहने हुए भी स्त्रियों जो पुरुषों को दिखाया गया है। इसका मतलब पाजामा पहनते थे, धोती जैसी कोई वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो एक प्रकार से सूती वस्त्रों का प्रयोग है वो ज़्यादा करते थे, क्योंकि हमें कपास मोहनजोदड़ो के अंदर है वो एक प्रकार से चांदी की का जो एक टुकड़ा है वो एक कपड़े में लिटा हुआ मिलता है। इसका मतलब सूती वस्त्रों का उपयोग भी करते थे और ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें किसी भी मोहर पर है वो जूते का या पादुका का चित्रांकन नहीं मिलता है, न तो वास्तविक मिलता है और न चित्रांकन मिलता है। इसका मतलब वो जूते का प्रयोग करते या नहीं करते इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि न तो चित्रांकन मिलता है न वास्तव में एक प्रकार से उसके अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो आभूषण प्रिय थे और एक प्रकार से क्या है कि श्रृंगार प्रिय थे। कुछ लोग पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, कुछ एक तरह से शेविंग भी करते थे, केश सजा के विभिन्न प्रकार प्रचलित थे। सामान्य लोग हैं वो जो अपने सिर के बीचों बीच वो मांग निकालते थे। बालों को व्यवस्थित करने के लिए फीते का और एक फीते का प्रयोग भी करते थे। स्त्रियां वो केशों पर विशेष ध्यान रखती थी। आज कल की तरह एज यूजुअल है केश विन्यास की जो विभिन्न प्रकार के प्रचलन थी। कुछ जूड़ा बनाती थी और जो कुछ है वो एक तरह से बालों को संवारने के लिए जो कंघे हैं और मुख को देखने के लिए वो दर्पण है, कांसे के दर्पण है और तांबे के बर्तन मिलते हैं, हाथी दांत के कंघे मिलते हैं। तो और बालों को एक तरह से जो किल्प है बालों को सजाने के लिए है वो एक तरह से किल्प है वो भी मिलती हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो आभूषण प्रिय भी थे, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के आभूषण पहनते थे। धनाढ़े लोग हैं वो प्रीशियस मेटल के हैं और बीड्स के वो आभूषण पहनते थे, जबकि साधारण लोग मिट्टी के बने आभूषण है वो पहनते थे। जैसे कालीबंगा के चूड़ियों एक चूड़ी बनाने का केंद्र मिलता है। तो इसी प्रकार हम बहुमूल्य पत्थर है उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के जो आभूषण मिलते हैं उसके अंदर जो एक तरह से सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उसमें हर तरह के जो आभूषण है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उस जो कानों के अंदर है वो कर्णफूल पहनते थे, चूड़ियाँ हाथों में चूड़ियाँ हैं, भुजबंद है और कानों के अंदर कर्णफूल है, गले में कंठाहार है, कमर में मेखला है, करगनी है वो पहनते थे। लेकिन नाक के अंदर है वो कोई आभूषण पहनते थे, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। ये एक विशेष बात हमें देखने को मिलती है। तो सिंधु सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रिय थे, जो एक तरह से ब्यूटी पार्लर्स का भी हमें इसका एक प्रमाण मिलता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर हाथी दांत है वो धातु के और पत्थर के और मिट्टी के बने मेकअप बॉक्स मिलते हैं, सुरमादानियाँ मिलती हैं, सिलाइयाँ मिलती हैं जिससे काजल डाला जाता है। मोहनजोदड़ो के अंदर स्त्रियाँ हैं के मुख पर लगाने के लिए है वो एक विशेष प्रकार की सामग्री मिलती है। घोंगे के अंदर जो लाल गिरवा पाउडर है वो मिलता है, जिसका मतलब है कि वो सिप्पी के अंदर मिलता है। और हरे रंग का मिट्टी के टुकड़ों के अंदर भी है वो कुछ क्रीम जैसी चीज़ें मिलती हैं। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बोतल के अंदर है वो काले रंग की वस्तु मिलती है, जिसका अनुमान है वो काजल से लगाते हैं। तो सुरमादानियाँ, काजल है, वो सलाइयाँ हैं और लाल चूर्ण है। तो इस प्रकार का मिलना, इस प्रकार का प्रत्येक सिंधु सभ्यता है वो अपने सौंदर्य के प्रति है वो विशेष रूप से है वो सजग थे।
इसके अलावा जो आमोद प्रमोद की जहाँ तक बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो खुदाई से बड़ी संख्या में खिलौने आमोद प्रमोद की वस्तुएं मिलती हैं। मिट्टी को पका करके वो गाड़ियाँ बनाते थे, तो मिट्टी की गाड़ियाँ पकी हुई काफ़ी मिलती हैं। और जो झुंझुने मिलते हैं जिसमें मिट्टी के, जिसके अंदर वो मिट्टी की छोटे छोटे कंकड़ वो डाल दिए जाते थे। इसके अलावा मिट्टी की बनी चिड़िया मिलती हैं और मिट्टी का बना पिंजड़ा मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो पशु पक्षियों को पालते थे। कांच और पासे मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे कांसे खेलते थे, बड़े हैं वो पासे खेलते थे। कांसे की बनी नर्तकी है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, इससे अनुमान लगाते हैं। इसमें उसकी केश सज्जा के विषय में जानकारी मिलती है। और एक नृत्य कला, इसका मतलब नृत्य भी आमोद प्रमोद का प्रमुख साधन था। मोहरों पर ढोलक का अंकन मिलता है। अनेक चित्रों पर मछली पकड़ने के कांटे मिलते हैं। पशुओं का शिकार करते हुए भी मोहरों पर दिखाया गया है। बलि देने का चित्रण भी मिलता है। कुछ मोहरों पर जंगली गेंडे और हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है। शतरंज का खेल का अनुमान भी लगाया जाता है। खुदाई में तख्तियाँ और लकड़ी की कलम भी मिलती है, जिसका मतलब शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। फर्श पर बैठने के लिए बेंत की चटाइयाँ हैं, उसका अंकन है वो मिलता है मोहरों पर है। कुर्सियाँ और तख्तियाँ बीती, जिसका अंकन मिलता है। और मोहरों पर है वो स्त्रियों को चारपाई पर लेटे हुए दिखाया गया है, इसका मतलब चारपाइयाँ हैं और टिपाइयाँ वगैरह हैं, वो भी उसका प्रचलन था। जहाँ तक भोजन के अंदर वो सिंधु सभ्यता है वो गेहूँ, जौ, चावल, दूध, मांस आदि विभिन्न प्रकार के जो अनार है, नारियल, नींबू, खरबूजा आदि चीज़ों का वो इस्तेमाल है वो करते थे। और पशु पक्षियों की हड्डियाँ वो मिलती है जल्दी, इसके आधार पर कहते हैं कि मांसाहारी भी थे। भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, कछुआ, घड़ियाल आदि मांस का सेवन करते थे। और समुद्र के किनारे रहने वाली मछलियाँ हैं वो खाई जाती थी। और अनाज पीसने के सलबट्टे मिलते हैं। इसके आधार पर हमें ये कह सकते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के मसालों हैं उसका भी वो प्रयोग करते थे। तो सिंधु काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति है वो अच्छी थी। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हम दाह संस्कार विधि का, मृतक संस्कार विधि के आधार पर, जब हमने बताया कि वहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो जो आपका जो सोशल डिफरेंसेज है वो हमें प्रतीत होते हैं। मार्शल मोदे के अनुसार सिंधु काल के अंदर 3 प्रकार की अंतिम संस्कार की विधि प्रचलित थी, जिसमें पूर्ण समाधिकरण था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर को, डेड बॉडी को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण के अंदर पशु पक्षियों को खाने के बाद सबके बचे हुए भाग को है वो गाड़ दिया जाता था। और दाह क्रम के अनुसार सब को जला दिया जाता था। और उसके बाद में जो कुछ थोड़ी भस्म बचती थी उसको है वो विविध प्रकार के आभूषणों और विभिन्न प्रकार की दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के साथ है वो गाड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं ऐसा अनुमान था कि आत्मा वापस आएगी शरीर के अंदर, उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। लोथल के अंदर शून्य समाधान मिलता है, जिसमें एक पुरुष और एक नारी का कंकाल मिलता है, जिसका अनुमान शक्ति से भी लगाया जा सकता है। कालीबंगा के अंदर स्मारक समाधि मिलती है, क्योंकि अस्थियाँ नहीं मिलती है, केवल जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो सामग्री मिलती है। रोपड़ के अंदर मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के अवशेष मिलते हैं, इसका मतलब कुत्ता है वो एक प्रिय पशु है वो रहा था प्राचीन काल से। सुकोगदा के अंदर कलश अवदान मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के जो कब्रें हैं उसके आधार पर ज़्यादातर कब्रें हैं वो पूर्ण समाधिकरण की मिलती है। इसका मतलब ये हम अंदाज़ लगाते हैं कि सिंधु काल के अंदर पूर्ण समाधिकरण की जो प्रथा है वो प्रचलित थी। तो इस प्रकार हम सिंधु सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है उसके विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन करने के पश्चात हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो विविधता लिए हुए था। समाज के अंदर अनेक वर्गों का, अनेक व्यवसायिक वर्ग है, अनेक जो विभिन्न प्रकार के वर्ग है उनका अस्तित्व था। और स्त्रियों की स्थिति है वो समाज के अंदर अच्छी थी। और भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के जो चीज़ों का इस्तेमाल है वो करते थे। मांसाहारी शाकाहारी दोनों का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो सौंदर्य प्रिय थे। वेशभूषा है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र है उनका वो इस्तेमाल करते थे। साधारण कपड़े और कशीदा वाले जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अंदर एक पुजारी का सर मिला है, उसके अंदर एक त्रिफूली आकृति का जो वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, जिसका अंदाज़ा लगाते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के चित्रांकन, विभिन्न प्रकार के कलर्स के वस्त्र है उसका इस्तेमाल करते होंगे। केश सजा और आभूषण प्रियता है वो सौंदर्य प्रसाधन का विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि केश सजा की विभिन्न जो पद्धतियाँ हैं वो चित्रांकन है वो मोहरों पर और मूर्तियों पर मिलती है। और आभूषण है, विभिन्न मोहरों पर विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं और मूर्तियों को विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। और जो मुंह देखने के लिए कांच और जो तांबा और कांसे के दर्पण मिलते हैं, हाथीदांत की कंघियाँ मिलती हैं, इसका मतलब वो अपनी छवि को सुधारने का विशेष है वो प्रयास करते थे। उनका सोच है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। आमोद प्रमोद मनोरंजन पर भी विशेष ध्यान देते थे। जैसे हमने बताया कि जो मिट्टी की गाड़ियाँ उसे अनुमान लगाते हैं कि बच्चे उसमें खेलते थे। और विभिन्न प्रकार की नृत्य कला का अस्तित्व का प्रमाण नर्तकी से मिलता है। ढोलक का और विभिन्न प्रकार के जो
संगीत का भी प्रमाण है वो हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो विविधता लिए हुए था, और प्राचीन जो सिंधु सभ्यता का जो नगरीय जीवन है, जो नगरीय जीवन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप समाज में होती हैं, वो सभी प्रकार की क्रियाएं हैं वो हमें सिंधु समाज के अंदर देखने को मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।